नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आज की आधुनिक और अनियमित जीवन शैली के कारण और हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हाइपरटेंशन का इलाज सही समय पर ना हो तो इसके गंभीर परिणाम भी हमें भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर हम आपको बताएंगे कि हाइपरटेंशन क्यों होता है और साथ ही हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कैसे आप हाइपरटेंशन से खुद को बचा सकते हैं और इसके प्रमुख कारण क्या है, जानेंगे डॉक्टर मुकेश शर्मा से, जो NHMI के कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है और इस वक्त रायपुर स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मुकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मुकेश, आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जैसा कि हमने जाना कि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर जो फैक्ट्स बताते हैं कि हर 5वां व्यक्ति इन दिनों हाइपरटेंशन से पीड़ित है। हाइपरटेंशन क्या है और इतने केसेस आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, हाइपरटेंशन एक यानी कि उच्च रक्तचाप, जब एक मनुष्य का बीपी जो ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 140/90 होता है तो हम उसको हाइपरटेंशन, इसके वेरियस स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड कभी कभी हमको काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर मिलता है, उसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या अर्जेंसीज को उसमें काउंट करते हैं। अब ये है कि हाइपरटेंशन की प्रिवेलेंस जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट 30 to 40% है और इसमें यह भी देखा गया है कि हमारी जीवन शैली इसको काफ़ी प्रभावित करती है। हमने इंडिया में खासकर रूरल और अर्बन डिवाइड भी देखा है, जिसमें कि हमें देखा गया है कि रूरल एरिया से जो आते हैं उसमें थोड़ी प्रिवेलेंस रेट एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज़ में जो है वो कम है। अराउंड हमारे जो गांव इलाके हैं उसमें 25 से 30% है, जबकि आप अर्बन में आओ तो 30 से 35 है। अब ये हाइपरटेंशन की समस्या इतनी जटिल क्यों होती जा रही है? हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो केवल अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये आगे जाके कई जटिल बीमारियों को पैदा करती है, जिसमें कि आपको हार्ट अटैक आना या पैरालिटिक अटैक्स आना, किडनी की बीमारी होना और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि आगे जाके आपकी बॉडी को परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको ये एक प्रिवेंशन की तरफ देखना चाहिए कि हम अपने ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको रेगुलर जांच कर सकें, ताकि हम अपनी जीवन शैली को इतनी अच्छी तरीके से निभाएं कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। जी। और डॉक्टर मुकेश, मैंने ये भी सुना है कि हाइपरटेंशन को ही साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, यानी कि इतना खतरनाक होता है कि किसी की जान भी ले सकता है। डेफिनेटली हाइपरटेंशन एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है, यानी कि आप जिसको हम आप अपने जीवन शैली या प्रिवेंशन तरीके अपनाएं तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर यही चीज़ को हम अगर करेक्ट नहीं करें तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसमें कि मैंने जैसे बताया कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रेनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंड कभी कभी हमको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी में जिसमें कि जान की खतरा भी हो सकता है। आपको प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीज़ करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाइपरटेंशन अगर आपको है तो उसको आपको दवाइयाँ कितनी कब स्टार्ट करनी है, कब बंद करनी है और कितने लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना है। साथ में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, यानी कि बिना दवाइयों के कारण आप क्या क्या तरीके उपाय अपना सकते हो और कब तक अपना सकते हो, ताकि आप दवाइयों से भी बचे, बट एक स्टेज के बाद आपको दवाइयों का सेवन भी करना पड़ता है, उस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखनी होगी। डॉक्टर मुकेश, जैसे हाइपरटेंशन, अगर मैं उसके वर्ड की ही बात करूं, जैसे हाइपर भी है, टेंशन भी है, तो क्या समझ जाए कि हमारा तनाव बढ़ता जाता है, तब ही कारण हमारा जो बीपी है वो हाई हो जाता है? तो तनाव क्या एक प्रमुख कारण है और क्या दूसरे कारण है हाइपरटेंशन के? देखिए, हाइपरटेंशन को जन्म देने के लिए बहुत सारी जो हमारी जीवन शैली में, जिसमें कि आपके अत्यधिक मात्रा में सॉल्ट इनटेक, यानी कि नमक की मात्रा हमारे खाने में ज़्यादा होती है, या फिर आपके जो प्रोसेस फूड्स होते हैं जिसमें कि आपके सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, प्लस आपके जो एडिक्शंस जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, साथ में हमारी जीवन शैली जिसमें कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है, हमारे एक्सरसाइज की कमी होती है, व्यायाम की कमी होती है, खेल कूद की कमी होती है। इसलिए ये चीज़ें अपने को
कंट्रोल करना होता है कि आपको ये चीज़ें अपनानी है, अपने जीवन शैली में रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपके जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं उसको रिलीफ करना है, जिसके लिए आप योगा मेडिटेशन कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी है, जहाँ अपनी जीवन शैली में आपको जहाँ मौका मिलता है कि आप अपना फिजिकल जो से आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं काम पर जा रहे हो, तो उसमें हम फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा प्रोत्साहन करें ताकि इसको हम ब्लड प्रेशर की जो प्रिवेंशन है उसको हम अपना सकें। साथ ही पर ज्यादा ध्यान देना होगा। डॉक्टर मुकेश, कारण तो हमने जान लिए, लेकिन इसके साथ ही अगर लक्षण जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हमें घबराहट हो रही है, तो हो सकता है किसी बात की हमें टेंशन है और हम अच्छे से समझ नहीं पाते कि शायद ये सिम्टम्स हाइपरटेंशन के ही होते हैं। तो कब ये हमें पता चलेगा कि अब शायद हम हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं? लक्षण क्या रहते हैं सर इसके? देखिए, हाइपरटेंशन मुख्य तरफ से दो प्रकार के होते हैं। एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। एसेंशियल हाइपरटेंशन जहां आपको कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन करते हैं, जिसमें कि आपके सिम्टम्स इनिशियल हो सकते हैं, बीपी कुछ हाई जाने तक आपको कुछ सिम्टम्स भी नज़र नहीं आए, और कभी अपने को जैसे चक्कर आना, सिर का भारी होना, खासकर सर के पिछले हिस्से में दर्द होना, नेक पेन होना, या हाथों में झुंझुनी आना, या सूनापन आना, या कभी आपको गिडीनेस, चक्कर आने, ये सब अगर आपको लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत बीपी चेकअप करना चाहिए। एंड एज सच भी आपको रेगुलर बीपी जब आपकी उम्र 30-40 क्रॉस कर जाती है तो आपको जब भी मौका मिले तो घर में आपको बीपी चेकअप करना चाहिए। ठीक है। और सर, साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि आपने बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं बेहद ही आम ये सिम्टम्स हैं और मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे इंसान को इस तरह के सिम्टम्स होते होंगे, तो लेकिन वो वाकई हाइपरटेंशन से जूझ रहा है या फिर कोई दूसरी डिजीज से वो पीड़ित है, इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? दैट्स व्हाट कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं इसमें आपको दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण बीपी बढ़ता है, जिसमें कि आपकी मुख्यतः जो किडनी प्रॉब्लम्स होती है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम जिसमें कि थायराइड है या एड्रेनल डिजीज़ होती है, ये जो सेकेंडरी होते हैं तो हमें उनके सिम्टम्स को भी ध्यान देना होता है। साथ ही जो एसेंशियल हाइपरटेंशन के सिम्टम्स मैंने जो बताए कि आपके बॉडी को लाइट फील होना, या गिडीनेस आना, या चक्कर आना, या सिर में भारीपन होना, ये सब को आपको ध्यान में रखना है। प्लस सेकेंडरी जिसमें कि एक और इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़, मुख्यतः देखा गया है कि डायबिटीज़ के कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है। तो आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स को ध्यान देना है, किडनी रिलेटेड सिम्टम्स हैं उसमें आपको ध्यान देना है, कार्डियक के सिम्टम्स जैसे होते हैं, चेस्ट पेन हो रहा है या चेस्ट हेवीनेस लग रहा है, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। सर, ये तो हमने बात करी लक्षण के बारे में, क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होता है कि मान लीजिए मुझे हाइपरटेंशन है और इसके बाद क्या कुछ दूसरे भी इफेक्ट्स मेरी बॉडी इसके कारण फेस कर सकती है? क्या दूसरी बीमारियां मुझे हो सकती हैं? बिल्कुल। हाइपरटेंशन जैसे मैंने बताया कि अपने आप में आगे चलकर वो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस भी कंप्लीट करते हैं और कभी कभी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में होता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि बीपी अगर बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाता है तो हमें सडन ऑनसेट ऑफ हार्ट चेस्ट पेन्स के साथ हार्ट स्ट्रोक भी आ सकते हैं, या आपको पैरालिटिक अटैक्स भी आ सकते हैं। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में देखें तो धीरे धीरे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, साथ में आपको किडनी की प्रॉब्लम्स आती है, आपके क्रिएटिन लेवल्स हाई जाते हैं, किडनी में आपकी प्रोटीन लीक होने, यूरिन में लीक होना स्टार्ट होता है, प्रोटीनूरिया जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही आपको धीरे धीरे जो हार्ट आपके जो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जो है आपके ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है, जिसके कारण कि आपके इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेशंस हार्ट ब्लड प्रेशर बनने के लंबे समय अंतराल में आपको दिखाई देते हैं। और मेनली डॉक्टर मुकेश, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि हार्ट से रिलेटेड ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो हाइपरटेंशन के मरीज को हो सकती हैं। सर, तो हार्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हाइपरटेंशन से दूर रहें, और हृदय रोग से जुड़ी हुई कुछ बातें अगर आप बताएं तो? देखिए, हार्ट की जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो इंटरकनेक्टेड टू हाइपरटेंशन है। अगर आपका हाइपरटेंशन जो है, जैसे कि आपकी कार्डियक मैंने जो बताया एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जिसमें हार्ट स्ट्रोक है, इसके अलावा हम क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हाइपरटेंशन, जिसमें कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या इसमें कभी कभी हमको एरिदमियास जिसमें कि दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है, ये सब कॉम्प्लिकेशन दिखती हैं। जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपको सांस फूलना होता है, आप चलते हो तो आपके चेस्ट पेन हो सकता है, पाँव में सूजन आ सकती है, ये सब चीज़ें आपको आना स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ें आप जब भी आप फेस करें तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना बीपी रेगुलर चेकअप कराएं।
ठीक है सर, और वो कंडीशन कौन सी होगी कि जब हमें डॉक्टर के पास जाना होगा? आपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो बताए ही, लेकिन कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि काफी हाइपरटेंशन से जो हम पीड़ित हैं ये लो लेवल का है या हायर लेवल का है, भी खतरनाक हो सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है कि अब हमें वाकई डॉक्टर के पास जाना होगा, और किस तरह से जांच होती है सर हाइपरटेंशन की? देखिए, आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो कि आप अपने घर पर रख सकते हो, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है उसमें आप देख सकते हो। और यूजुअली आपको जब आपको लगता है कि आपको हाइपरटेंशन से पीड़ित हो सकते हो, तो आपको मॉर्निंग इवनिंग में आपको 2 बार एटलीस्ट चेक करना चाहिए। जब भी आप चेक करो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करो। पहले आप 5 मिनट अपने घर में बैठो आराम से, स्ट्रेट कोई भी चेयर में, आपकी डाइनिंग टेबल है या और कोई चेयर है जिसमें आप 5 मिनट बैठें आराम से। उसके बाद अपने कफ को आप बांधने के बाद आप फिर 5 मिनट का वेट करें और अपनी रिकॉर्डिंग्स लें। और उसके बाद आप 1 मिनट के अंतराल में दोबारा रिकॉर्डिंग लें। आपकी 2 रिकॉर्डिंग आप अपनी जज करो, जिसमें कि आपकी लोएस्ट रिकॉर्डिंग होती है वो अगर आपकी 140/90 के ऊपर होती है। 140 जो होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और नीचे वाली जो रिकॉर्डिंग होती है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर करते हैं। तो जब 90 के ऊपर जाती है तो वो आपकी डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है। जब 140 के ऊपर जाता है तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। जब ये दोनों मार्किंग आपके ज़्यादा आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर आप इसका ध्यान दीजिए कि सर ने जैसा कि बताया कि आप उसको मापिए, और मापने के बाद अगर जो भी आप नंबर्स देख रहे हैं, सर ने जैसा उससे डिफरेंशिएट किया है अलग अलग कैटेगरीज में, तब आप समझ सकते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर मुकेश, मेरी दादी को भी हाइपरटेंशन है। कभी कभी उनका बीपी बहुत ज्यादा ही शूट अप कर जाता है, और उससे बचने के लिए वो कई बार बहुत सारी मेडिसिन लेती हैं, उनका सर घूमने लगता है। तो ये जो तुरंत हम देखते हैं कि काफी बदलाव है, या फिर उन्हें वॉमिटिंग जैसा वो फील करती हैं, तो ये क्या नॉर्मल है, या फिर हम समझ सकते हैं कि अब वाकई ये चिंताजनक बात है? देखो, एक बहुत बड़ी मिथ होती है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि किसी भी पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर होता है, तो इनिशियली बहुत हेजिटेट करते हैं कि आपको बीपी की मेडिसिन आप स्टार्ट कर दोगे तो मुझे ज़िंदगी भर बीपी की मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो ये आपको समझना होगा पेशेंट को कि अगर आपके बीपी हाई है, जिसमें कि एक रेंज होता है कि अगर आपका हाई नॉर्मल जैसे कि 130-140 के बीच में रहता है, या सिस्टोलिक 80 to 90 बीच में रहता है, इसको हम हाई नॉर्मल बीपी बोलते हैं। इस रेंज में अगर बीपी होता है तो उसमें आप प्रिवेंसिव, जो कि हमने लाइफस्टाइल चेंजेस डिस्कस किया कि आप अपने मोटापे को कम करो, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ, डाइट में चेंजेस लेके आइए, नमक का सेवन कम करें, बाहर के जो जंक फूड्स हैं या प्रोसेस फूड है उसको कम करें। तो वो एक आप सीमा तक आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस आपका बीपी जब क्रॉस करने लग जाता है, जब स्टेज 1 को चल जाता है या स्टेज 2 को चल जाता है, तब आपको बीपी की दवाई खानी चाहिए। एंड आप बीपी की दवाई खाते हो तो उससे हो सकता है कुछ दवाइयों से गैस्ट्रिक इरिटेशन से वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, तो हम उसमें कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं या दूसरी मेडिसिन हम चेंज कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह करके आप चेंज कर लेते हैं, कर सकते हैं। एज सच आपको नई दवाइयों से वॉमिटिंग या गिडीनेस नहीं आनी चाहिए, वरन आपके बीपी अगर हाई होता है तो आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, गिडीनेस भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये जब भी आपको लगता है कि दवाइयों के कारण हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। दवाइयों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पर दवाइयाँ बंद मत करें। वंस आपके बीपी कंट्रोल रहता है, रेंज जो कि हम टारगेट बीपी 130-80 के आसपास रखते हैं, अगर वो मेंटेन रहता है तो आपको दवाइयाँ कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि कि आप लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे आप बच कर रहें। और डॉक्टर मुकेश, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ है तो क्या वो ताउम्र अब हाइपरटेंशन से जूझता रहेगा, या फिर कोई इसका निदान भी है कि अब एक बार अगर हम उससे पीड़ित हो गए तो जिंदगी भर हमें दवाई ना खानी पड़े? देखिए, जैसे मैंने बताया, हाइपरटेंशन 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जैसे कि मैंने बताया कि कोई अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम के कारण आपको बीपी हुआ है, जब हम बेसिक मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, जैसे कि थायराइड है या एड्रिनल डिजीज़ है जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह डिजीज़ होती हैं, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है, तब आपको बीपी की दवाइयाँ की सेवन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट जब एसेंशियल हाइपरटेंशन की आप बात करते हैं जिसमें कि कोई कारण नहीं होता, यूजुअली ये आपकी लाइफस्टाइल एंड एज रिलेटेड हो सकता है, तो उसमें आपको, जब मैंने बताया कि हाई नॉर्मल रेंज में हम
प्रिवेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके कारण हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। बट वंस आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 आप हाइपरटेंशन में चल जाते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग बीपी की दवाइयाँ सेवन करनी चाहिए। एंड हम खाली बीपी को ही ट्रीट नहीं कर रहे हैं उस समय, हम आने वाली आपके फ्यूचर भविष्य में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसको भी हम प्रिवेंट कर रहे हैं। तो हमको टोटल पेशेंट को ये समझने की आवश्यकता है कि हम आपके ब्लड प्रेशर के अलावा जो फ्यूचर में आपके जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो डैमेज होते हैं, आपके जो आर्टरीज हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, हार्ट है, किडनी है, उसको भी हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ना कि हम खाली बीपी को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ओवरऑल ट्रीटमेंट रहता है कि अगर जैसे ताउम्र हाइपरटेंशन हो गया है, अगर वो उसकी टैबलेट्स ले रहा है तो सिर्फ हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों का भी ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मुझे लगता है डॉक्टर मुकेश कि सही समय पर हमें पता चल जाए कि क्या हम हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और इस मौके पर IBC 24 अपने खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु के जरिए आपको हाइपरटेंशन के बारे में बता रहा है, इससे कैसे बचना है, पूरे प्रिवेंटिव इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर मुकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुकेश, एक सवाल था मेरे मन में कि जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत ही ये नॉर्मल होता है कि सबसे पहले वो पूरा हमारा चेकअप करते हैं कि आपका बीपी कितना है, शुगर लेवल कितना है, आपका वेट कितना है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जब हमने घर में चेक किया होता है तो वो बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर हमारा बीपी काफी शूट अप रहता है। तो क्या इसके पीछे कुछ खास वजह है? यस, ये जो हाइपरटेंशन है यूजुअली हम इसको अपने मेडिकल टर्म में वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट क्लिनिक्स आते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो एक अनकॉन्शियस माइंड में उनकी एंजाइटी आ जाती है। तो वो एंजाइटी के कारण इनकी बीपी बढ़ जाती है, जिसमें इनकी हार्ट रेट भी बढ़ती है और बीपी भी बढ़ता है। तो इस मौके पर हम ये एनालाइज करते हैं कि हम एक रीडिंग्स पर ही हम ट्रीट नहीं करते हैं पेशेंट को, उनकी रिपीटेड रीडिंग करते हैं, प्लस उनके घर पर हम मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं कि आप रेगुलर इंटरवल्स में मॉर्निंग इवनिंग में, जैसे मैंने बताया, कि आप बीपी को मेज़र करो। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमको ट्रीट करना है कि नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ ओनली एंजाइटी रिलेटेड हाइपरटेंशन, ना कि एसेंशियल हाइपरटेंशन। और अमूमन सर हम यही देखते हैं कि किसी चीज का हमारा ट्रीटमेंट होने वाला रहता है और फिर डॉक्टर भी उस हाई बीपी को देख करके मना कर देते हैं कि अभी आप बहुत घबराए हुए हैं तो आगे वो ट्रीटमेंट हम नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर मुकेश, बचा कैसे जाए हाइपरटेंशन से? क्योंकि लक्षण हमने जान लिए, क्यों होता है ये भी जान लिया, लेकिन अगर वो कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली, हम पहले ही पूरे प्रिवेंशन ले लें तो क्या हम किस तरह से बच सकते हैं हाइपरटेंशन? या प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये तो बहुत पुरानी कहावत है और ये एक्चुअल में लागू भी होती है। एंड खासकर क्रॉनिक जिस टाइप से हाइपरटेंशन जो बीमारी है उसमें तो ये काफ़ी मददगार साबित होती है। जैसे कि हमने देखा कि प्रिवेलेंस रेट जिसे से हम 21st सेंचुरी में आ रही हैं, तो हमारे जो प्रिवेलेंस रेट है काफ़ी बढ़ते जा रहा है हाइपरटेंशन। इसके लिए प्रिवेंशन ही एकमात्र तरीका है कि जिससे हम दवाइयों से बच कर रह सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल। आपका जो लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसमें कि आपके सोने के समय आप लेट लाइट अवॉइड कीजिए, टाइम पर सोएं, प्लस आपके डाइट में आपको जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। साथ में एडेड सॉल्ट का सेवन नहीं करें। उसमें आपको जितने भी प्रोसेस फूड आते हैं जिसमें कि हाई सॉल्ट इंटेक होता है उसको भी आपको बचना चाहिए। थर्ड होती है आपको एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने बच्चों में और जो एडोलेसेंट एज में है खासकर, उनको आपको ये अपने प्रैक्टिस लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन में लेके आना है कि हमको मॉर्निंग में व्यायाम करना है, या मॉर्निंग वॉक हो जाए, या जिम एक्टिविटी हो जाए। इवन आप अपने छोटे छोटे चीज़ें जैसे कि आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है या ऑफिस जाना है, जहां आप अपने चल के जा सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं, तो उसको भी आपको अपनाना है। साथ ही मोस्ट जो अभी बच्चों में खासकर देखा गया है ओबेसिटी, आजकल हमारे जो लाइफस्टाइल के कारण ओवरवेट होते हैं बच्चे, एडोलेसेंट हो या इवन जो 30-35 साल के जो यंग मेल्स होते हैं या फीमेल्स होते हैं, उसमें वेट ज़्यादा होता है। तो वेट रिडक्शन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने वेट कम करें, ये आपको है। साथ ही साथ जो नया जो हमारी लाइफस्टाइल में आए हैं जो कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इस पर भी आपको रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। स्मोकिंग तो टोटल सीजेशन है, अल्कोहल अगर छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं रहते तो आपको बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में उसको लेना चाहिए। उससे ज़्यादा आप करोगे तो आपके बीपी पर डेफिनेटली उसमें हाइपरटेंशन बन जाओगे।
ठीक है, तो हाइपरटेंशन से बचना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बनाना होगा, एक्सरसाइज आपको करनी होगी, आपको अच्छा डाइट लेना होगा, और ये सब आप करेंगे तो आप हाइपरटेंशन से आप बच जाएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जिए। डॉक्टर मुकेश, मैंने ये भी सुना है कि हाइपरटेंशन अगर ज्यादा है तो वो हमारी आंखों को भी काफी हद तक इफेक्ट करता है, हमारी रेटिना को काफी डैमेज कर देता है। यस, जब भी आप हाइपरटेंशन होता है तो आपकी, जैसे मैंने बताया कि आर्टरियल जो रक्त कोशिकाएं हैं उस पर वो इफेक्ट करता है, जिसके कारण जो रेटिनल आर्टरी, रेटिनल वेसल्स होते हैं उसमें डैमेज करता है, और जिसके कारण आपको आंखें की प्रॉब्लम आती है। इसमें आपको रेटिनल ऑक्लूजन भी होता है, हेमरेजेस भी आते हैं, एंड रेटिनल जो आपके आँखों की जो तीव्रता है, जो एक्यूटी है, उसको भी विजन लॉस में भी वो आपको कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि, और यूजुअली हम एडवाइस भी करते हैं पेशेंट्स को कि आपको एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर आपको अपनी रेटिना या आई चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर मुकेश, देखिए जैसे कि आपने बताया कि हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, तो क्या लो बीपी भी इतना ही खतरनाक होता है जितना कि हाइपरटेंशन? लो बीपी यूजुअली हमने देखा है कि यंग फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है, एंड यंग लो बीपी यूजुअली आपके कुछ कंडीशंस, जैसे कि जिसमें कि बॉडी डिहाइड्रेशन है या कभी आपको रिपीटेड वॉमिटिंग, लूज मोशंस वगैरह होते हैं, इसमें आपको कॉमनली बीपी लो हो जाता है। इसमें आप ORS या जो भी जो जूसेस वगैरह है या हाई सॉल्ट इंटेक से आप उसको करेक्ट करते हैं। बट एक्यूटली जब लो होता है या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, साथ में आपको अदर सिम्टम्स जिसमें कि फीवर आना है या बॉडी पेन है या और कोल्ड कफ या आपको खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें आपको इन्फेक्शस डिजीज़ होने का खतरा रहता है, जिसमें कि आप सेप्टिस या सेप्टिक शॉक में जा सकते हो। उस समय पर आपको अर्जेंसी में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर मुकेश, आपने महिलाओं की बात की कि ज़्यादातर महिलाएं लो बीपी से पीड़ित रहती है, तो क्या महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए कुछ अलग अलग लक्षण रहते हैं या कुछ अलग कैटेगरी हाइपरटेंशन के? नहीं, लक्षण आपके प्राय हाई बीपी होने के सेम ही रहते हैं, बट ये देखा गया है कि फीमेल एंड जो मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं उसमें प्रिवेलेंस रेट जो है हाइपरटेंशन की वो डिफरेंस है। फीमेल्स में तो यूजुअली लेटर एज ग्रुप में ज़्यादा प्रिवेलेंट हाइपरटेंशन है, मेल्स में अर्ली ऑनसेट ऑफ एज में है। बच्चों में अगर आपका हाइपरटेंशन आ रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से या पेडियाट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज इट कुड बी अ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। आपको दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो या किडनी रिलेटेड हो, उसमें आपको फिर गहन आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और उसकी कारण खोजने पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर मुकेश, अब अंतिम दौर में है हेल्थ गुरु का हमारा ये सफर, तो क्या कुछ गोल्डन टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर? द बेस्ट गोल्डन लाइन इज दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको प्रिवेंशन पर आपको ध्यान देना है। अब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है तो आपको आज से ही इस चीज़ का प्रण लेना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लेके आएंगे जिसमें आप एक हेल्दी लाइफ लिव कर सकें, जिसमें कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस से बच के रहना है, रेगुलर योगा मेडिटेशन करना है, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करना है, साथ ही ओवरवेट नहीं होने देना है। ये 4-5 चीज़ों को आप अपनाओगे, हाइपरटेंशन के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों से बच के रहोगे। ठीक है, तो इन गोल्डन टिप्स का आप अपने लाइफ में पालन कीजिए और आप भी हाइपरटेंशन मुक्त जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे में गोल्डन टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।